स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, हाउ नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स से किस तरह डिफरेंट है। नाइट्रोजन के ग्रुप में कौन से एलिमेंट हैं? नाइट्रोजन और फास्फोरस, आर्सेनिक, टिन और बिस्मिथ। तो ये नाइट्रोजन के ग्रुप के मेंबर्स हैं, यानी फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, या फिफ्थ ए भी कह सकते हैं। फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। इन सब से नाइट्रोजन थोड़ा डिफरेंट है बाकी ग्रुप मेंबर्स से। तो हम देखेंगे कि नाइट्रोजन का किस तरह से नाइट्रोजन डिफरेंट है बाकी ग्रुप मेंबर्स से। अमूमन तो सारे ग्रुप मेंबर्स के प्रॉपर्टीज एक जैसे होते हैं, तो नाइट्रोजन के भी अक्सर जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स जैसे हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज नाइट्रोजन के डिफरेंट हैं। नंबर 1, नाइट्रोजन इज अ गैस व्हाइल अदर्स आर सॉलिड। नाइट्रोजन हमेशा गैस की सूरत में पाई जाती है। N2 नाइट्रोजन की सूरत में एक गैस की शक्ल में पाई जाती है, जबकि इसके ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं ये सॉलिड की शक्ल में पाए जाते हैं। पहली चीज। नेक्स्ट, नाइट्रोजन अकर्स एज डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाईएटॉमिक इस तरह से जो दो एटम्स पर मुश्तमिल है, जैसे N2 देखें, ये दो एटम्स पर मुश्तमिल है नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है, व्हाइल अदर्स आर पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक मींस के 3 या 4 से 3 से ज्यादा एटम्स, जैसे P4 फास्फोरस के 4 एटम्स इकट्ठे होते हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रॉपी। नाइट्रोजन एलोट्रॉपी का मुजाहरा नहीं करता, बाकी एलिमेंट्स एलोट्रॉपी का मुजाहरा करते हैं। एलोट्रॉपी क्या है? एक एलिमेंट जब एक से ज्यादा सूरतों में पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं एलोट्रॉपी, उस प्रॉपर्टी को। और ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं एक दूसरे के, जो एलोट्रॉप्स होते हैं, उनको हम एलोट्रॉप कहते हैं, और फिनोमिना जो है वो एलोट्रॉपी कहलाता है। उसके बाद नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट। इनर्ट मीन्स के रिएक्टिव नहीं है नाइट्रोजन, while others are reactive, बाकी मेंबर जो है वो रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजन डज नॉट इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग। क्योंकि नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो इसलिए नाइट्रोजन बॉन्डिंग में डी ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं करता। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में इसके जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि देखें, जो पहला शेल होता है के शेल, इसमें एक सब शेल होता है S, और दूसरे में 2 सब शेल होता है SP। इसी तरह से अगर तीसरा शेल होता तो इसमें 3 होते हैं SP और D। अब चूंकि नाइट्रोजन में ये शेल इन्वॉल्व है, यानी कि 2 शेल सिर्फ इन्वॉल्व है, जो तीसरा शेल इन्वॉल्व ही नहीं है, नाइट्रोजन के पास है ही नहीं तीसरा शेल, तो इसलिए क्या है कि नाइट्रोजन अपने D ऑर्बिटल्स को इन्वॉल्व नहीं कर सकता बॉन्डिंग में। जबकि बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें, फास्फोरस तो अपने इस शेल को इन्वॉल्व करेगा, जब इस शेल को इन्वॉल्व करेगा तो डी ऑर्बिटल इस शेल का हिस्सा है, तो इसलिए बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो अपने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व करते हैं बॉन्ड बनाने के दौरान, जबकि नाइट्रोजन अपने डी ऑर्बिटल को इन्वॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा जी, इन बॉन्डिंग व्हाइल अदर मेंबर्स यूज डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग, बाकी मेंबर्स जो है वो डी ऑर्बिटल को यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप में सबसे टॉप पे है, ऊपर जो है, तो टॉप वाले जो एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। तो नाइट्रोजन चूंकि ग्रुप के टॉप के ऊपर है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने बाकी ग्रुप मेंबर से हाई है। नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्वा रिजिया डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। एक्वा रिजिया, ये आबे सुल्तानी या रॉयल वाटर भी इसको कहा जाता है। इसको क्यों रॉयल वाटर कहा जाता है? क्योंकि ये एक मिक्सचर है HCl और HNO3 का। बताता हूं कैसे बनता है। ये तकरीबन हर चीज को अपने अंदर डिजॉल्व करने की सलाहियत रखता है, बल्कि उसके साथ रिएक्ट कर सकता है, उसको डिजॉल्व भी कर सकता है, इसलिए इसको रॉयल वाटर कहा जाता है, या आबे सुल्तानी कहते हैं उर्दू में। तो क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्वा रिजिया डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। यहाँ पे एक और मसला है, गोल्ड और प्लैटिनम ये नोबल मेटल्स कहलाते हैं, रिएक्टिव नहीं है, किसी चीज में डिजॉल्व भी नहीं होते, रिएक्ट भी किसी चीज के साथ नहीं करते। लेकिन ये एक्वा रिजिया क्या करता है, गोल्ड और प्लैटिनम को भी अपने अंदर डिजॉल्व कर लेता है। वो कैसे करता है, तो यहाँ पे समझने की कोशिश करें। पहले तो हम देखेंगे कि एक्वा रिजिया है क्या, किस तरह बनता है।
जब हम 3 वॉल्यूम HNO3 सॉरी 1 वॉल्यूम HNO3 रिएक्ट करवाते हैं 3 वॉल्यूम ऑफ 3 मोल्स, आप समझें 3 वॉल्यूम ऑफ HCl के 3 वॉल्यूम के साथ जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, एक्वा रेजिया बनता है, एक्वा रेजिया बनता है। तो ये तो इसके बनने का तरीका आपको समझ में आ गई कि 3 मोल्स हमारे पास HCl और 1 मोल HNO3, ये दोनों कंसंट्रेटेड होंगे, डिल्यूट नहीं होंगे। कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक्वा रेजिया बनता है। अब ये है क्या और ये किस तरह से रिएक्ट करके गोल्ड और प्लैटिनम को भी अपने साथ हल कर लेता है। देखिए पूरे रिएक्शन को समझते हैं। हमारे पास है कंसंट्रेटेड HNO3, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेटेड, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, HCl भी कंसंट्रेटेड है, ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl प्लस क्लोरीन गैस प्लस H2O वाटर। अच्छा जी, लेकिन क्या है कि ये जो नाइट्रोसाइल क्लोराइड है ये डिकम्पोज हो जाएगा फौरन, क्योंकि ये अनस्टेबल है। NOCl किस चीज में, नाइट्रिक ऑक्साइड और एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो एटॉमिक क्लोरीन है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ये रिएक्ट करेगा नोबल मेटल्स के साथ, यानी गोल्ड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, प्लैटिनम के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब जैसे हमारे पास है गोल्ड, ये इसी के साथ रिएक्ट करेगा और इसके क्लोराइड में चेंज हो जाएगा AuCl3 गोल्ड क्लोराइड। अच्छा जी, तो यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 3 लगाते हैं। अब ये जो क्लोराइड हैं नोबल मेटल्स के, ये वाटर सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल। तो ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से वाटर में हल हो जाते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी कि एक्वा रेजिया जब हम बनाते हैं तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड फिर इससे बन जाता है क्लोरीन का एटॉमिक क्लोरीन बन जाता है। एटॉमिक क्लोरीन जो कि बहुत रिएक्टिव है, रिएक्ट करेगा गोल्ड के साथ, उसे गोल्ड के क्लोराइड में चेंज कर देगा, और गोल्ड हो चाहे प्लैटिनम हो, कोई भी नोबल मेटल हो, उसको क्लोराइड में तब्दील कर देगा। जो क्लोराइड जो होंगे गोल्ड के या किसी और नोबल मेटल के, वो पानी में हल हो जाता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, वाई डज एक्वा रेजिया डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लैटिनम। पानी में तो हल नहीं होंगे, लेकिन एक्वा रेजिया में इस तरह से वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो एक्वा रेजिया के अंदर है सॉल्युबल हो जाते हैं। अच्छा जी, तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले तो देखेंगे एक्वा रेजिया क्या है। व्हेन 1 वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 इज रिएक्ट विद इज मिक्स्ड, यहाँ पे लिखेंगे इज मिक्स्ड with 3 वॉल्यूम ऑफ HCl, एक्वा रेजिया इज फॉर्म्ड एज। तो इस तरह से एक्वा रेजिया बनता है। आपके पास है कंसंट्रेटेड हालत में HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HCl, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड बनता है, क्लोरीन और वाटर, और फिर नाइट्रोसाइल क्लोराइड डिकम्पोज हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड और क्लोराइड एटम में। फिर ये जो है क्लोराइड एटम या क्लोरीन एटम या एटॉमिक क्लोरीन जो है रिएक्ट करेगा गोल्ड के साथ और उसको क्लोराइड में तब्दील कर देगा। क्लोराइड्स ऑफ नोबल मेटल्स i.e. गोल्ड एंड प्लैटिनम आर डिसॉल्व्ड इन, ये आप रॉयल वाटर लिखते हैं यहाँ पे, रॉयल वाटर, या फिर आप लिखें एक्वा रेजिया, तो कुछ भी लिखे आप, रॉयल वाटर या एक्वा रेजिया में इस तरह से हल हो जाता है, हल हो जाते हैं गोल्ड और प्लैटिनम। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई डज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 6A अदर देन ऑक्सीजन शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्वेश्चन को समझें। कहता है ग्रुप 6A के जो एलिमेंट है वो सिवाय ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन जो है ये +2 या -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अमूमन तो -2 शो करता है, लेकिन OF2 में +2 भी शो करता है। कॉमनली यही है, 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी जो एलिमेंट है वो कहता है 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो 8 है, इसके पहले शेल में 2 और दूसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका वैलेंस शेल जो है ये दूसरा वैलेंस शेल इन्वॉल्व हो रहा है बॉन्डिंग में। अब अगर हम शेल्स की बात करें तो पहले शेल में अमूमन एक सब शेल होता है S, और दूसरे शेल में 2 होते हैं S और P। इसी तरह से अगर एक एलिमेंट है जैसे सल्फर है, जैसे यानी कि इसके पास कोई d ऑर्बिटल यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है।
अगर हम बात करें सल्फर की या इससे ऑनवर्ड जो भी ग्रुप के दूसरे एलिमेंट हैं, जैसे इस ग्रुप में ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टिलोरियम है और पोलोनियम है, ये इस ग्रुप के एलिमेंट हैं। इसमें ऑक्सीजन के पास जो ऑक्सीजन के जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो दूसरे शेल के अंदर है और दूसरे शेल में s और p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर हम सल्फर की बात करें तो इसके पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका तीसरा जो शेल है वो इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। देखिए पहले शेल में एक ऑर्बिटल होता है सिर्फ s, दूसरे में 2 होते हैं s और p और तीसरे में 3 होते हैं s, p और d। सो ऑन जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे पास हर शेल के अंदर d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना शुरू हो जाएगा, जबकि ऑक्सीजन के पास सिर्फ p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। इसके पास जो है वो d और f ऑर्बिटल इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्ड बनाने के लिए। तो कुछ यूं बन जाता है कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें अमूमन d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होते। जैसे अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 और 2p जो है 4 है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और अगर सल्फर की करें तो 1s2 2s2 2p 6 और 3s2 और 3p 4, लेकिन 3d इसके पास है, खाली है। अब होता क्या है, अब ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ p ऑर्बिटल वाले वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि इसमें क्या होता है, सल्फर हो या इससे ऑनवर्ड्स जो भी नीचे ये एलिमेंट हैं इनमें d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाता है। जब d ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे यहां पे मैंने पॉसिबिलिटीज लिखे हैं, जैसे सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन के बाद 3s2 3p4 और 3d0 है। अब सल्फर यहां पे देखें मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, एक सल्फर नहीं है, बाकी भी एलिमेंट इसी ग्रुप के ऐसे हैं सिवाय ऑक्सीजन के। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2, s में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p जो है इसमें 4 है। अब इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जबकि 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। ये जो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ ये 2 बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, इसलिए यहाँ पे ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जब सिर्फ ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, जिनके p ऑर्बिटल वाले 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन है, इस तरह से अगर हो रहा है तो फिर तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखें सल्फर जो है वो कितने ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, लेकिन अगर उसके इस तरह से जो है कुछ हो जाए कि ये जो p इलेक्ट्रॉन है ये यहां से जंप करके d ऑर्बिटल में दाखिल हो जाए, इस तरह से जैसे यहां पे दिया हुआ है, तो 2s2 3p3, अब यहां पे ये 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पे d ऑर्बिटल में दाखिल हुआ है, जबकि ये d ऑर्बिटल वाली पॉसिबिलिटी ऑक्सीजन के पास है ही नहीं। जब एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में दाखिल हुआ तो अब सल्फर के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 और 4। अब इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और यही 4 के 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में हिस्सा लेते हैं, इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो करेगा जब d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दाखिल हो रहा है। इसी तरह से कुछ इस तरह भी हो सकता है कि यहां पे s के 2 इलेक्ट्रॉन भी जंप करके d ऑर्बिटल में दाखिल हो जाएं। जैसे एक p इलेक्ट्रॉन तो दाखिल हुआ था पहले, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां d ऑर्बिटल में आ गया, इसी तरह से s से भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां d ऑर्बिटल में आ जाए तो हमारे d ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 d में है अनपेयर्ड है, इसी तरह से 3 p में अनपेयर्ड है और एक 4 में अनपेयर्ड है, तो टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे तो सल्फर जो है यहाँ पे 6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है। मुख्तसर ये कि चूंकि बाकी एलिमेंट्स के अंदर s और p ऑर्बिटल के अलावा d ऑर्बिटल भी क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं बॉन्डिंग में, इसलिए ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है 1 से 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है, जैसे H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है, जैसे और भी इस तरह से, जैसे SO3 में SO2 में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। देखें कितने ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सल्फर शो कर रहा है, तो 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। उसकी वजह यह है कि सल्फर के d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं और ऑक्सीजन में ये चीज नहीं है। अब कैसे लिखेंगे, ऑक्सीजन कॉमनली शो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स i.e. +2 और -2, while other elements of group show +2 -2,
+4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं बाकी एलिमेंट्स। अच्छा जी, यहाँ पे +2 सिर्फ OF2 में ऑक्सीजन शो करता है, सिर्फ OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है, बाकी हर जगह -2 है। इवन के ऑक्सीजन कहीं पे हाफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी सुपर ऑक्साइड में शो करता है, और पर ऑक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी उसका होता है, -1/2 ऑक्सीडेशन स्टेट सुपर ऑक्साइड में होता है। तो यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो अब रीजन क्या है कि ऑक्सीजन जो है सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि बाकी एलिमेंट इस ग्रुप के 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन डज नॉट इन्वॉल्व डी ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग, ऑक्सीजन के डी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। व्हाइल अदर एलिमेंट्स इन्वॉल्व 3d एंड 3s ऑर्बिटल्स इन बॉन्डिंग, वो अपने 3d और 3s ऑर्बिटल को भी इवन के बॉन्डिंग में हिस्सा जो है वो इनके 3s और 3d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये 3s, अच्छा जी 3s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे अनपेयर्ड हो गए, तो यहाँ पे ये 3s ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और 3d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। और अब क्या है, इन बॉन्डिंग एंड शो +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी वजह से फिर +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मैंने आपको सल्फर की यहाँ पे एग्जांपल समझा दी है, अब आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन करना है, उसका इक्वेशन लिखना है। एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट, ये किस किस्म का रिएक्शन है उसको भी एक्सप्लेन करना है। तो कॉपर और सल्फ्यूरिक एसिड के दरमियान रिएक्शन कुछ इस तरह होगा, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस कॉपर बनेगा कॉपर सल्फेट, सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर, ये 3 चीजें बनेंगे। अब नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन, ये किस किस्म का रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। तो हम चेक करेंगे। देखें यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सल्फर का +6 और ऑक्सीजन का -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। और कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कॉपर यहाँ फ्री स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और यहाँ पे देखें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, सल्फर का +6 होता है, कॉपर का आ रहा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 और +6 +8 और -8। तो इस तरह से कॉपर यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन का -2 -6 और यहाँ पे कॉपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +1 और यहाँ पे -2। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई है। अगर 2 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुए हैं तो इसका मतलब है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, अदरवाइज ये एक रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। सॉरी, यहाँ पे ये SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राईऑक्साइड नहीं है। तो यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, -4, फिर ये +4 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए कॉपर टू कॉपर जब हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुआ है। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +2 है। इट्स मीन्स कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। जबकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुआ है, तो सल्फर का +6 से +4 हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम हो चुकी है। इसका मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसकी क्या हुई है, रिडक्शन, इसकी रिडक्शन हो गई। तो जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 रिएक्शन हो रहे हों, इलेक्ट्रॉन लूज करने को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन यहाँ पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है, क्योंकि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इसी तरह से सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर रिड्यूस हो गया है क्योंकि सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इवॉल्व H2 गैस अपॉन रिएक्शन विद HNO3, कौन से मेटल्स ऐसे हैं जो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। अमूमन ऐसा होता नहीं है। वैसे तो मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं, होता भी यही है। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं करता, वाटर बनाता है। नाइट्रिक एसिड एक एसिड है जो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज
नहीं करता मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, लेकिन बाकी जितने भी एसिड्स हैं वो हाइड्रोजन गैस खारिज करते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ कोई और सवाल कर रहा है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। यानी यहाँ पे एक एक्सेप्शन की बात हो रही है कि दो ऐसे मेटल भी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। वो दो मेटल कौन से हैं? वो दो मेटल जो है उनमें से एक मैग्नीशियम है, एक मैंगनीज है। ये दो मेटल जो है ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। बाकी कोई मेटल ऐसा नहीं है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करवाता हो। अमूमन अगर हम बात करें तो मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके हमेशा ही हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। लेकिन मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं होती कॉमनली, आमतौर पे। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। वो दो मेटल हैं, एक मैंगनीज और दूसरा मैग्नीशियम। ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। अच्छा जी, इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन यही है कि ये दोनों स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, ये इस तरह के मेटल हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये दो मेटल स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट हैं। यही वजह है कि ये यहाँ भी नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके भी हाइड्रोजन गैस खारिज करवाते हैं। Only two metals, magnesium and manganese, react with HNO3 to evolve H2 gas because Mg and Mn are highly reducing agent। तो ये रिएक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे भी 2 लगेगा, तो हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट गिव अ रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। आपने 2 रिएक्शंस करके इसको एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट प्रूव करना है। देखें बच्चे, मेरे पास है एक जो है, मैं 2 रिएक्शन करवाऊंगा। मेरे पास है ऑक्सालिक एसिड। ऑक्सालिक एसिड का फार्मूला है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद OH सिंगल बॉन्ड विद OH। ये हमारे पास ऑक्सालिक एसिड है। अब मैं क्या करूंगा, इसके साथ ऐड करूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से रिएक्शन होगा कि इस ऑक्सालिक एसिड से वाटर जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो देखें क्या होगा। अब ये देखें, ये OH यहां से हम क्या निकालेंगे, वाटर। क्या बन गया, H2O प्लस, इसको यहां से इस बॉन्ड को हमने तोड़ देना है। यहाँ इस साइड पे क्या बन रहा है, प्लस CO2, और इस साइड पे ये बॉन्ड तो पहले टूटा हुआ है, यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखें वाटर ने इससे, सल्फ्यूरिक एसिड ने इससे वाटर रिमूव कर दिया। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब है किसी चीज से वाटर रिमूव करना। तो सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, ऑक्सालिक एसिड से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर रहा है। इसी तरह से मेरे पास है एक अल्कोहल लेते हैं, जैसे मेरे पास है CH3CH2OH, या इसको समझने के लिए आप यूं करें CH3CH। इस तरह से एक हाइड्रोजन मैं इस तरह लिख रहा हूं। तो एक मिनट, इसको ऐसे ही रहने दे देते हैं। तो अब क्या आ रहा है, हम इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। तो फिर क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड इस OH को और यहां से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और वाटर बनाएगा। देखें यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे है एक हाइड्रोजन, यहां से रिमूव करेगा। अगर हम मजीद इसको समझने की कोशिश, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CH2, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा लेते हैं। अब क्या कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से हम वाटर रिमूव करेंगे। तो वाटर रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ गया H2O।
यहाँ पे क्या रह गया CH2 और फिर यहाँ पे भी CH2। अब वैलेंसी को मुकम्मल करने के लिए हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देना है। तो अल्कीन बन रहा है, लेकिन यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, सॉरी ये H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ भी एज आ डिहाइड्रेटिंग एजेंट काम कर रहा है। इससे भी सल्फ्यूरिक एसिड ने वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया है। अच्छा जी, अब एक और रिएक्शन करते हैं। मेरे पास है फॉर्मिक एसिड, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद OH, ये आ गया फॉर्मिक एसिड। अब इसमें हम कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐड करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो H2SO4 क्या करेगा, यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करवाएगा। यहाँ क्या बन गया H2O प्लस बाकी क्या रह गया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ भी क्या कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल को फॉर्मिक एसिड से रिमूव कर रहा है। इन तीन के तीन रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड एज आ डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है वो रिएक्ट कर रहा है, और इससे प्रूव होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड गिव ए रिएक्शन, कि हमने ऐसे रिएक्शंस दो बताने हैं कि वहां साबित हो कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। तो हम देखेंगे एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेंगे। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमूमन साल्ट बनाते हैं प्लस वाटर बनाते हैं H2O। अब हम देखेंगे क्या सल्फ्यूरिक एसिड अगर एसिड है तो बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाएगा। जैसे मैं एसिड के तौर पर ले रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड को और बेस के तौर पर ले रहा हूँ NaOH को। ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O। अब यहाँ पे देखें साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। इट्स मींस कि NaOH एक बेस है। इट्स मींस कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज एन एसिड बिहेव कर रहा है। तो एक तो एग्जांपल ये हो गई कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहा है। और एक और एग्जांपल, एसिड जो है मेटल्स के साथ जब रिएक्ट करते हैं, एसिड प्लस मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमूमन हाइड्रोजन गैस खारिज होती है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड जो है किस तरह से मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। H2SO4 प्लस आयरन Fe। तो देखें क्या बनेगा FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ, H2SO4 प्लस एल्यूमिनियम क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो देखें यहाँ पे मेटल्स के साथ जब सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है तो फिर क्या बना रहा है, साल्ट बना रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो रही है। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे भी एज आ एसिड जो है वो बिहेव कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं। एसिड जब कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमेशा बनाते हैं साल्ट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसी कार्बोनेट के साथ भी करके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट बनते हैं H2SO4 प्लस कार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट कर लेते हैं Na2CO3। ये जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये रिएक्शन भी शो कर रहा है। इन तीन रिएक्शन से साबित होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है। इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो ठीक है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 सोडियम। अब इक्वेशन हमारा बैलेंस हो गया। ये इक्वेशन पहले से ऑलरेडी बैलेंस है और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे देखेंगे हमारे पास यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे भी 2 कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, क्या बनेगा, बल्कि 2 नहीं 3 लगा देंगे और यहाँ पे भी 3 लगा देंगे। हमारा इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन भी हमारा पहले से बैलेंस है। तो इस तरह से इन 3 रिएक्शन से सल्फ्यूरिक एसिड एज एन एसिड जो है साबित होता है।
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमने प्रूव करना है सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के सल्फ्यूरिक एसिड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम करता है, प्रूव करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्या? तो वो चीज जो किसी दूसरे से हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी दूसरे से हाइड्रोजन लेकर उसे बचे गेन हाइड्रोजन, किसी दूसरे चीज से हाइड्रोजन लेकर उसे क्या कर देता है, ऑक्सीडाइजिंग करता है, ऑक्सीडाइज करता है, या एक और काम करता है डोनेट ऑक्सीजन, किसी चीज को ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर देता है, या फिर क्या करता है गेन एन इलेक्ट्रॉन, किसी चीज से इलेक्ट्रॉन ले लेता है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी को ऑक्सीजन देता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी से हाइड्रोजन निकालता है वो भी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यानी हाइड्रोजन रिमूव करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन डोनेट करने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इलेक्ट्रॉन भी किसी चीज से अगर कोई रिमूव करवाता है तो वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। एग्जांपल नंबर 1, कार्बन रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, आगे बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। देखें सल्फ्यूरिक एसिड के पास 4 ऑक्सीजन थे, उसने अपने 2 ऑक्सीजन किसको दिए, कार्बन को देकर उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। अब कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ है, इट्स मींस के ये यहाँ पे एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। इसी तरह से इसने अपना जो है एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन को देके इसको भी क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। इसी तरह से सल्फर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो देखें सल्फ्यूरिक एसिड क्या कर रहा है, सल्फर के साथ रिएक्ट करके SO2 में उसे कन्वर्ट कर रहा है, यानी सल्फर को ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, दे रहा है। तो यहाँ पे भी सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रूव हो रहा है। इसी तरह से हाइड्रोजन में इसको चेंज कर दिया, H2O बन गया, यानी हाइड्रोजन को भी ऑक्सीजन उसने डोनेट कर दिया। इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे H2S है और H2SO4 है। देखिए यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे H2S देखें इसने सल्फर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, सल्फर से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आगे सल्फर बना, SO2 बन गया और H2O, यानी यहाँ पे हाइड्रोजन को ऑक्सीजन भी इसने दे दिया। इसी तरह से अगर HBr और H2SO4 के साथ रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो है वो HBr से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। इससे भी साबित होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर काम कर रहा है। तो इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन साइड में इक्वेशन पहले से बैलेंस है, यहाँ पे एक सल्फर, 2 हाइड्रोजन सल्फर, यहाँ पे 2 सल्फर है, यहाँ पे तो 2 लगा लेंगे, मेरे ख्याल में अब बैलेंस हो गया है। अच्छा जी, फिर इसी तरह से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 लगेगा, टू लगेगा, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा पहले से। स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट, गिव एडवांटेजेस ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए यूज होता है, इस प्रोसेस के एडवांटेजेस लिखे हैं, इस प्रोसेस की खूबियां लिखें। तो इसके एडवांटेजेस जो है कुछ यूं हैं। नंबर 1, इस प्रोसेस से जो सल्फ्यूरिक एसिड हासिल होता है वो तकरीबन प्योर होता है। प्योर सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑब्टेन्ड, इस प्रोसेस से प्योर सल्फ्यूरिक एसिड हासिल किया जाता है। नंबर 2, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की जो यील्ड है वो हाई है, हाई यील्ड, पैदावार जो है सल्फ्यूरिक एसिड की, हाई यील्ड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की हाई यील्ड, ज़्यादा पैदावार होती है इस प्रोसेस के ज़रिए से। नेक्स्ट जो है, इस प्रोसेस में 2 और चीज़ें भी हासिल होती हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड, सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी SO3 एंड ओलियम।
H2SO7। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड ओलियम आर आल्सो ऑब्टेन्ड। इस तरीके से सल्फर ट्राइऑक्साइड और ओलियम भी हासिल होते हैं। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन मेटल्स, आल्सो गिव एग्जांपल। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो है दो तरीकों से मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एक जो है वो होता है डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डिल्यूट H2SO4, डिल्यूट H2SO4 मेटल्स के साथ और तरीके से रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट और बनाता है। और एक है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और प्रोडक्ट बनाता है। अब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटल्स, लेकिन यहां पे मैं लिख रहा हूं डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मेटल्स। जब डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं, मेटल है हमारे पास आयरन, तो क्या बनेगा, ये Fe हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्या बनेगा FeSO4 प्लस ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की शक्ल में। अच्छा जी, उसके बाद है H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक आके हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर देगा, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अच्छा जी, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन किसी और मेटल के साथ करवाते हैं, जैसे मैग्नीशियम के साथ करवाते हैं, H2SO4 प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, सेम MgSO4 प्लस H2। इसी तरह से H2SO4 का रिएक्शन अगर करवाते हैं टिन के साथ, H2SO4 प्लस SN टिन, तो ये रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, SN आके हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, SnSO4 टिन सल्फेट प्लस क्या रह गया, हाइड्रोजन गैस। तो ये इक्वेशन पहले से बैलेंस है। तो इस तरह से डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, सल्फेट्स बनाता है, मेटल सल्फेट्स के साल्ट, और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ये रिएक्शन होता है। जबकि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है मेटल्स के साथ, तो जो है और प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अब यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन हम करेंगे, H2SO4 का रिएक्शन करते हैं दूसरे मेटल्स के साथ प्लस मेटल्स, तो फिर हमारे पास प्रोडक्ट और बनते हैं, साल्ट बनता है सल्फेट का, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है, प्लस वाटर बनता है। तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हो और कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कुछ मेटल्स के साथ, जैसे सिल्वर, जैसे मरकरी, जैसे कॉपर के साथ रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास कॉपर है और H2SO4 है, लेकिन कंसंट्रेटेड हालत में है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो रिएक्ट करके बनाएगा CuSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। इसी तरह से मेरे पास है सिल्वर Ag प्लस H2SO4, तो क्या बनाएगा, AgSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। इसी तरह से मेरे पास मरकरी है Hg प्लस H2SO4, ये H2SO4 कंसंट्रेटेड है और ये H2SO4 भी कंसंट्रेटेड है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, HgSO4 प्लस SO2 प्लस H2O। तो दो तरीकों से सल्फ्यूरिक एसिड मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है। एक कोल्ड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये प्रोडक्ट बनते हैं, जबकि डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ तो ये प्रोडक्ट बनते हैं। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, एक सल्फर है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 4 और 1 5, लेकिन यहाँ पे 4 तो 8, 4 और यहाँ पे 2 लगा लेते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन जो है बैलेंस हो जाता है। इसी तरह से ये सिल्वर है, एक सिल्वर हाइड्रोजन, एक तो ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 लगा लेते हैं, यहाँ पे भी
2 लगाते हैं, हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। और इसी तरह से यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी 2 लगाते हैं और यहाँ भी 2 लगाते हैं, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाता है। हमारा क्वेश्चन है व्हाई डू H2SO4 व्हाई डू SO3 इज डिजॉल्व्ड इन H2SO4 एंड नॉट इन वाटर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड हमने इंडस्ट्री में बनाना है। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, SO3 को डिजॉल्व करते हैं H2SO4 में, तब जाके हम इनडायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। लेकिन अगर हम इसी SO3 को वाटर के अंदर डिजॉल्व करें तो हम डायरेक्टली जो है सल्फ्यूरिक एसिड तैयार कर सकते हैं। हम डायरेक्ट SO3 को वाटर में डिजॉल्व करके सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं बनाते इंडस्ट्री के अंदर, जबकि हम क्या करते हैं SO3 को H2SO4 में डिजॉल्व करके इनडायरेक्टली फिर से H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखें, अगर हम SO3 को सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करें तो H2SO4 बन जाता है H2SO4, लेकिन इस रिएक्शन के दौरान हीट खारिज होती है बहुत बड़ी मिकदार में। ये जो हीट है, ये हीट क्या करता है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को वेपराइज कर देता है, वेपराइजेज। अब सल्फ्यूरिक एसिड के जब वेपर्स बनते हैं तो वो आसानी के साथ कंडेंस नहीं हो सकते, तो फिर क्या करता है, इंडस्ट्री के अंदर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए H2SO4 के जो वेपर्स हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फिर हम करते क्या हैं, हम फिर क्या करते हैं कि इनडायरेक्टली सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। पहले SO3 को क्या करते हैं, H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं, इससे ओलियम बनता है H2S2O7। ये ओलियम का फार्मूला है, ओलियम। अच्छा जी, अब फिर क्या करते हैं, हम इसकी डिकम्पोजिशन करते हैं H2S2O7 यानी ओलियम की डिकम्पोजिशन करते हैं। जब ओलियम की डिकम्पोजिशन होती है यानी हाइड्रोलाइसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इसको हम डिकम्पोज करते हैं तो ये 2 सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो इंडस्ट्री में हम क्या करते हैं, हम इस मेथड से सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते रहते हैं, जबकि इस मेथड से हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार नहीं करते। वजह क्या है कि इसके जो वेपर्स होते हैं क्या करते हैं, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर वर्कर्स वर्किंग इन फैक्ट्री। अगर फैक्ट्री में या इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो इसके हीट खारिज होने की वजह से जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर्स वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसलिए हम पहले SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करके ओलियम बनाते हैं, फिर ओलियम को वाटर के जरिए से डिकम्पोज करके सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट बयान करना है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट आयन को कंफर्म करने के लिए तो करना क्या है, आपको एक सॉल्यूशन दी गई है और उस सॉल्यूशन के अंदर आपसे ये पूछा जा रहा है कि टेस्ट करके देखें कि इसमें नाइट्रेट आयन मौजूद है कि नहीं है। अब आप कैसे टेस्ट करेंगे, इसकी एक पहचान होती है नाइट्रेट आयन की। अब आप क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेंगे, ये एक टेस्ट ट्यूब है आपके सामने, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जो भी सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है उसको लेंगे। और इस सॉल्यूशन को लेने के बाद आपने ये सॉल्यूशन इसके अंदर ले लिया, क्लियर सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन को लेने के बाद आप इसके अंदर FeSO4 ऐड करेंगे, FeSO4 आयरन सल्फेट। जब इसमें आयरन सल्फेट ऐड करेंगे तो यहाँ पे दोनों सॉल्यूशंस के दरमियान एक रिंग सा बन जाएगा, यहाँ पे देखें एक बॉर्डर सा बन जाएगा जो कि दोनों सॉल्यूशंस को अलग अलग करेगा। तो एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाएगा, ब्राउन कलर्ड रिंग। अगर तो ये रिंग बन जाए सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से, तो हम कहेंगे इस सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन मौजूद है। ऐसा होता क्यों है, ऐसा इसलिए होता है कि FeSO4 जब नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है, एक नाइट्रेट का एडिशन कंपाउंड बनाता है FeSO4.NO। तो ये जो कंपाउंड है इसकी वजह से सॉल्यूशन के अंदर एक रिंग बन जाता है, सॉल्यूशन में एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है, ब्राउन कलर। और ये जो ब्राउन कलर का रिंग बनता है तो ये इस बात की दलील है, इस बात की कंफर्मेशन है कि आपके सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट
आयन मौजूद हैं। अगर नाइट्रेट आयन मौजूद ना हो तो फिर आपके सोल्यूशन के अंदर ये रिंग नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम इस टेस्ट को रिंग टेस्ट कहते हैं, जिसमें एक ब्राउन कलर का रिंग पैदा होता है जब हम नाइट्रेट के सॉल्यूशंस के अंदर FeSO4 ऐड करते हैं, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बनता है और इसका जो है इसकी वजह से एक ब्राउन कलर का रिंग बन जाता है। स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट P2FO5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट मीन्स के आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसमें से वाटर को रिमूव कर देता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो होते हैं जो वाटर को रिमूव करते हैं। तो हमने प्रूव करना है कि P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। इसमें बहुत सारे रिएक्शंस के अंदर ये एज अ डिहाइड्रेंट यूज होता है, लेकिन इसके दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस अमूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की डिहाइड्रेशन करता है और इनको एनहाइड्राइड्स में तब्दील कर देता है, एनहाइड्राइड्स। और इसके अलावा ये एमाइड्स की डिहाइड्रेशन करके, इनकी भी डिहाइड्रेशन करके इन साइनाइड्स में चेंज करता है, साइनाइड्स में चेंज कर देता है। तो एक एमाइड्स और एक कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए इसके रिएक्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। फर्ज करते हैं मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। अच्छा जी, तो हम लेंगे 2 मोल CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। हमने 2 मोल एसिटिक एसिड ले लिए। अब इसको इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, P2O5 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, ये इसकी डिहाइड्रेशन कर देता है, यानी इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, यानी -H2O। फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, देखें यहां से ऑक्सीजन निकलने की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बल्कि पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या होगा, ये अब आपस में एक लिंक बनाएंगे, एक बॉन्ड बनाएंगे। क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये वाला O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। तो इस तरह से ये एक एनहाइड्राइड बन गया। अच्छा जी, अब इसके अलावा और भी कोई आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो है वो कर सकते हैं, डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, तो आप इस तरह से वाटर रिमूव कर सकते हैं। अब एग्जांपल देते हैं एमाइड्स के डिहाइड्रेशन की। मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड विद O सिंगल बॉन्ड विद NH2, ये एमाइड्स होते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर ऐड करेंगे P2O5, तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वाटर रिमूव -H2O। अब बाकी आपके पास क्या रह गया, CH3 सिंगल बॉन्ड C, अब यहां पे सिंगल बॉन्ड विद N। अब यहां पे चूंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है इसलिए यहां पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये हमारे पास मिथाइल साइनाइड बन गए। अच्छा जी, इस तरह से एमाइड्स जो है उनकी भी P2O5 डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। आप कोई भी एमाइड आप ले सकते हैं, जिस तरह से मेरे पास है NH2। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगा P2O5, तो ये क्या करेगा, इसकी डिहाइड्रेशन करेगा -H2O। बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, C सिंगल बॉन्ड विद N। अब कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे, तो ये साइनाइड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह से P2O5 जो है इन रिएक्शंस के अंदर प्रूफ हो रहा है कि ये एज अ डिहाइड्रेंट यूज हो रहा है, यानी यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा है।